जी हेलो व्यूअर्स, आप सभी का वापस स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इंडियन वेदर में। और मैं हूं हिमांशु, और हमारी पाकिस्तान से ज्वाइन किया है अब्दुल समद याकूब सर ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के फाउंडिंग मेंबर हैं, और इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट और सिक्योरिटी एनालिस्ट भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वापस एक बार हमारे शो में सर। जी सर, तो सर मेरा सर आज आपसे सर एक तकाजा है कश्मीर के हवाले से, खालिस्तान के हवाले से, और कुछ हमारे जो यहाँ के इंडियन पैनलिस्ट हैं जो पाकिस्तान के लिए काफ़ी, पाकिस्तान में उनके लिए काफ़ी एक जहर देखा जाता है, गुस्सा देखा जाता है उसके रिगार्डिंग। तो सर शुरुआत करते हैं खालिस्तान के हिस्से से कि सर पाकिस्तान में ऐसा क्या सर, क्या नैरेटिव देखा जाता है कि जब भी भारत में कोई सिख एक मूवमेंट चलाते हैं तो उसमें पाकिस्तान की तरफ से खालिस्तान खालिस्तान की एक डिमांड होनी शुरू हो जाती है। तो सर अगर ये देखा जाए कि खालिस्तान ने पूरे को अगर बनाना है पाकिस्तान की सपोर्ट से, तो पाकिस्तान का पंजाब और भारत का पंजाब दोनों मिलके एक पूरा खालिस्तान के अंदर सम्मिलित होते हैं। तो सर क्या ये सही रहेगा कि खालिस्तान की आग लगाने से क्या पाकिस्तान के अंदर भी एक ये इनिशिएटिव उठना शुरू होगा कि खालिस्तान वहाँ पे भी बनाया जाए और भारत में भी बनाया जाए? देखें, ग्रेटर पंजाब एक थ्योरी है। हम्म। अब जब जब ये पार्टीशन हुई थी तो इस पार्टीशन में सबसे ज़्यादा जो सफ़र किया था ना, वो बेसिकली पंजाब डिवाइड हुआ था। हम्म। दो हिस्से हुआ था। अच्छा, पहले मैं कभी खालिस्तान को इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, कभी भी। बट जो लेटर स्टेजेस पे मैंने इसको इस तरह से, क्योंकि मैं पंजाबी नहीं हूँ, मैं पंजाब में ज़रूर रहता हूँ बट मैं पंजाबी नहीं हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं एक सराइकी हूँ। हम्म। अच्छा, पंजाबी जब पंजाबी से बात करता है, या पंजाबी जो कल्चर है बॉर्डर हम्म। के उस तरफ या इस तरफ, वो ऑलमोस्ट सेम है। आप मज़हब को एक तरफ रखें, मज़हब तो दुनिया में, मज़हब तो हमारे यहाँ भी इतने फिरके हैं हम्म। कि शायद हम दूसरे की मस्जिद में नमाज भी ना पढ़ते हों। ठीक है। तो वो जो ग्रेटर पंजाब वाली बात आई थी ना, वो ये था कि खालिस्तान अगर अलहदा होता है तो फिर ये पंजाब भी नहीं बच सकेगा। ये जो मेरी ज़ाती राय है कि फिर वो पंजाब एफिलिएशन की बात मुझे इस तरह से समझ आई। मेरी लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज, जो मदर टंग है, मुझे नहीं पता था कि मेरी मदर टंग के लोग भी इंडिया में रहते हैं, क्योंकि ये इट्स अ मुल्तानी सराइकी। हम्म। तो मैंने कुछ एक्सप्लोर किया, मुझे पता चला यूट्यूब के ऊपर कि उस तरफ आपके यहाँ हिंदू जो हम्म। सराइकी बोलते थे, और कुछ ने अभी तक उसको, आप यकीन जाने कि एक हिंदू को मैंने अपनी मदर टंग बोलते हुए, क्योंकि वो यहाँ से इस मुल्तान से गए थे ना, तो बिल्कुल। यहाँ से गए थे, उनकी लैंग्वेज तो यही थी। तो हम्म। मुझे इतनी खुशी हुई कि वो मुझे अपना सा फील आने लगा। ऑल्दो कि वो हिंदू था, वो उसने वो भी टिक्का भी है जिस तरह जो आपका वो होता है, तो मुझे फील हुआ बड़ा अपना अपना सा। मुझे लगा कि यार ये तो मेरा अपना बंदा है, मतलब ये तो वो बिल्कुल हमारी जो लैंग्वेज है, तो बिल्कुल वो लैंग्वेज बोल रहा है। तो जब आप ये बात करते हैं, देखिए इसमें मैं आपको एक थोड़ी सी एक और बात बताऊं। पहली हम्म। बात तो ये कि पार्टीशन हुई क्यों। पार्टीशन जो टू नेशन थ्योरी थी ना, वो तो लोगों को अपील करती थी। बट जो हम्म। मेरा जाती मानना ये है कि वो रीजन जो पार्टीशन का था, वो सोशल इकोनॉमिकल रीजन था। सोशो इकोनॉमिकल रीजन। वो इलेक्शन हुए गालिबन 36 में हुई या 37, 1936 या 37 में हुए। उसमें मुस्लिम लीग ने ज्यादा सीट्स नहीं ली। बिल्कुल। 46 के जो इलेक्शन थे, उसमें मुस्लिम लीग ने जो पंजाब जो भी एरियाज थे, बंगाल और वहां से मेजोरिटी सीट्स ली। पहला तो सवाल ये बनता है कि वो वोटर कौन था जो एलिजिबल था, जो वोट था। वो तो एक सैलड क्लास थी, जो हम जैसे जिनका एग्रीकल्चर से ताल्लुक था। कि पाकिस्तान डिमांड किसने किया, मेरे बड़ों को तो शायद पता भी ना हो कि पाकिस्तान का, उनको तो यही पता था, उनके नेबर्स में सिख भी थे, हिंदू भी थे। तो हम्म। वो तो एक फॉर्मर क्लास थी, जो कि किसान थे, वो खेती बाड़ी करते थे ना, उन्होंने जिंदगी में कभी वोट दिया ना कुछ हो। इनस्टेबिलिटी जो या इनसिक्योरिटी, मुझे जो थोड़ा सा हिस्ट्री से पढ़ के लगा है, वो सैलड क्लास या वो बिजनेस क्लास जो ये समझती थी कि हम इंडिया में हिंदुओं से ये compete नहीं कर पाएंगे। या वो एक जो गवर्नमेंट सर्विसेज में थे, वो लोग ये समझते थे कि अगर हमें एक अलहदा मुल्क मिल जाएगा तो शायद हम उसमें बेटर फील करेंगे, हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ ज़्यादा होगी, और हम तो
जहां तक मुझे समझ में आता है कि वो जो इलेक्शन से आज अगर आप ट्विटर पे पोल करें तो ट्विटर बिल्कुल। के ऊपर वही लोग होंगे, जो माइंड सेट होगा, जो यूथ होगी उसमें। अगर हम पीटीआई के पोल्स होते हैं तो 88% जो है वो प्राइम मिनिस्टर की फेवर में जाते हैं पोल्स। अभी ये खलीज टाइम्स ने किया, 88% वोट्स जो थे वो 85,000 वोट्स पोल हुए और 88% प्राइम मिनिस्टर के हक में थे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है, क्योंकि ट्विटर के ऊपर मोस्टली वो एक्सपेट्रिएट बैठा है जो पाकिस्तान से बाहर है, जिसको प्राइस हाइक का फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। इसी तरीके से खालिस्तान मूवमेंट्स वो चला रहे हैं ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के, जो इंडिया में है ही नहीं मोस्टली। वो जो बैठे हैं बाहर सिख, वो खालिस्तान खालिस्तान किए जा रहे हैं, जो मुझे समझ में आया है। ठीक है। बिल्कुल। तो उसमें पहले भी मैंने आपसे कहा कि कोई भी इस तरह की जो मूवमेंट्स होती हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के वाले से हो चाहे खालिस्तान के वाले से हो, ये एक दूसरे को वो रिस्पॉन्ड किया जाता है। अगर खालिस्तान में पाकिस्तान ने कुछ किया होगा तो बलूचिस्तान में इंडिया कर रहा है। तो एक एफिलिएशन जरूर है, बट जो लाइंस अब ड्रॉ हो चुकी हुई हैं, अगर आप ये सोचें कि अब ये रिवर्स होंगी, मेरा नहीं ख्याल कि कभी जो है ना बॉर्डर रीड्रॉन हो सकते हैं। अब तो कभी भी नहीं हो सकते। जी सर, इसमें सर ये देखा जाता है कि सर पाकिस्तान से एक हमेशा आवाज़ उठती है खालिस्तान के लिए। जब ये करतारपुर साहिब का सर कॉरिडोर खोला गया भारत और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत के द्वारा, तो हमेशा पाकिस्तान में जो रहने वाले सिख हैं वो हमेशा एक डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान का एक ये नैरेटिव हो, राष्ट्रीय नैरेटिव हो कि वो खालिस्तान को जिंदा करने की कोशिश करें। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में रहते हुए, जैसे सुखविंदर सिंह चावला हैं, एक काफ़ी वो लश्कर ए तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के साथ में देखे जाते हैं। और उनका एक नैरेटिव आता रहता है कि हम पाकिस्तान के और आर्मी के सपोर्ट से हम एक खालिस्तान भारत में बनाएंगे। तो सर आपको क्या लगता है कि अगर रेबिलियन होता है इंडिया के अंदर, तो क्या वो उसकी आग पंजाब तक नहीं पहुंचेगी, पाकिस्तान की पंजाब? मैंने आपसे वही पहले भी कहा। मैं पंजाब, हम जिस पंजाब में रहते हैं इसको साउथ पंजाब कहा जाता है। हम्म। और इस साउथ, और हमारा जो शहर मुल्तान है जिससे मैं हम्म। बिलोंग करता हूँ, इसकी हिस्ट्री 5,000 साल पुरानी है। ये लाहौर से भी बहुत पुराना है। इसका जिक्र यानी कि इसको ये इस्टेब्लिश हुए हुए ये बहुत पुराना शहर है। लाहौर तो फिर बाद में इसका जिक्र आया। अब जो हम साउथ पंजाब के लोग हैं वो ये फील करते हैं कि यहाँ पे उस तरह से डेवलपमेंट नहीं होती हम्म। जो है वो डेवलप्ड है। अब हम ये अक्सर मुतालबा करते हैं, और हमेशा हमारा मुतालबा रहा है कि हमें अलहदा प्रोविंस दिया जाए। ये मैं आपको इंटरनल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ कि बीइंग अ साउथ पंजाबियन, मैं ये डिमांड करता हूँ कि मुझे पंजाब से अलग किया जाए। मुझे एक एक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस दिया जाए ताकि मेरे राइट सिक्योर हो, मेरा रेवेन्यू सिक्योर हो। हम ये कहते हैं कि हमारी एग्रीकल्चर लैंड दुनिया का बेहतरीन कॉटन, ये जो मैंगोज हैं, ये सब कुछ ये बेसिकली साउथ पंजाब प्रोड्यूस करता है। और हम्म। साउथ पंजाब का जो भी रेवेन्यू है वो हम कहते हैं अपर पंजाब ले जाता है। आपने लाहौर में सारी डेवलपमेंट कर दी, लेकिन जो मुल्तान इसका कैपिटल होना चाहिए साउथ पंजाब का, जो कि वो डेवलप नहीं है, उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं है। तो वो जो महरूमी है वो बिल्कुल आती है जहन में। तो कोई भी जो रीजन होता है ना, वो ये चाहता है, वो चाहे विद इन द स्टेट चाहता है कि मुझे ऑटोनमस वो स्टेटस दिया जाए, ताकि मैं वो लोकल गवर्नमेंट्स हों तो डिसेंट्रलाइज की जाए पावर को, ताकि मेरे पास ज़्यादा पावर जाए। ये बात एथनिसिटी तक पहुंचती है कि जैसे पंजाबी हैं, अब अगर पंजाबी सोचे, दुनिया में कोई भी अगर पंजाब ये सोचे कि मैं एक अलग ग्रेटर पंजाब बन के और एक कंट्री के तौर पे इमर्ज कर जाऊं, तो किन को फायदा होगा? वो पंजाबी सिख लीडर्स और इधर से पंजाबी लीडर्स, वो जो रूलिंग एलीट है उसको फायदा होगा। इधर हम्म। से अगर आप सिंध को अलहदा कर दें फॉर एग्जांपल, तो कौन फायदा उठाएगा? वो सिंध के जो होंगे वो एक छोटी स्टेट बन जाएगी, वो कहेंगे हमें भी एक स्टेट दी जाए, और फिर हम भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हों, और फिर हम भी फेडरेशन हो। तो ये दुनिया में हर जगह के ऊपर ये सऊदीया में भी ये मसला है, जो शिया डोमिनेंट है वो लिबरेशन की बात करते हैं, बहरीन में लिबरेशन की बात करते हैं। तो खालिस्तान वाले शायद इसलिए करते हैं कि उनका क्योंकि बॉर्डर मिलता है, और उनको ये लगता होगा कि शायद इधर से सपोर्ट मिल जाएगी, या ग्रेटर पंजाब, वो पंजाबी अपने आप को थोड़ा सा बाकियों से, वो उनकी एक अपनी प्रेस्टीज है, वो ये हम्म। समझते हैं कि एक वो बात तो आ जाती है। तो इस तरह से अफगानिस्तान ये कहता था कि केपी के जो एरिया है, जो पश्तूनों का पेशावर है, ये हमारा है, ये मतलब ये जो एरियाज हैं बॉर्डर के, उस तरह वो कहता था कि ये आप हमें दें, ये डबल लाइन, जो डबल लाइन कोई बनी हुई है वो गलत है।
वो उसको कहते थे कि ये इन्होंने गलत बनाई है। तो ये जो इस तरह के क्लेम्स हैं ये रहेंगे हमेशा। मतलब अभी वो कुछ सोशल एक्टिविटिस्ट वगैरह कोई फ्री, वो बड़ा शौक एक फैशन के तौर पे, आज आप किसी से पूछें वो कहेगा मैं सोशल एक्टिविटिस्ट हूँ, मैं हम्म, ह्यूमन राइट्स की बात करता हूँ। वो एक नया ट्रेंड, वो कहेगा कि मैं फ्रीडम फाइटर हूँ, मैं फ्रीडम मूवमेंट चला रहा हूँ। वो बिल्कुल बैठा किधर है अभी, वो इंग्लैंड में बैठा कहेगा मैं फ्रीडम, वो भाई बलूचिस्तान का बंदा और सिख बैठे किधर है, अपने मुल्क से बाहर हैं, और वी हम्म, आर अ फ्रीडम फाइटर्स, वी आर अ फ्रीडम मूवमेंट लीडर्स। तो हम्म, ये ट्रेंड फैशन के तौर पे चला आ रहा है। तो जैसे वो लोग कहते हैं मैं फैशन डिजाइनर हूँ, कोई कहता है कि मैं फलान डिजाइनर हूँ, तो वो कहता है मैं फ्रीडम मूवमेंट वो। तो बिल्कुल। ये चलता रहेगा इसी तरह से। जी सर, मेरा आपसे सर तीसरा प्रश्न ये है कि अभी सर ऐसा काफी देखा जाता है कि पाकिस्तान का एक नैरेटिव है कि जैसे भारत की तरफ से काफी डिफेंस एनालिस्ट हैं जो पाकिस्तान के होने वाले चेंजेस के लिए काफी वीडियोस बनाते हैं और उनको पोस्ट करते हैं यूट्यूब पे, और पाकिस्तान का एक बड़ा तबका उनको काफी हद तक फॉलो करता है, जिसमें भारत की तरफ से एक जाने पहचाना चेहरा मेजर गौरव आर्या है, जो कि पाकिस्तान के ऊपर एक अपना एक नैरेटिव अलग ही प्रदान करते हैं और उनको पाकिस्तानी काफी फॉलो करते हैं। तो सर हम्म। आपका नजरिया नजरिया मेजर गौरव आर्या के रिगार्डिंग सर क्या है? देखें, मेजर गौरव आर्या के बारे में जो मेरा पर्सनल जो इंटरेक्शन रहा या उनसे, या मैं जब उसको उनको एज अ व्यूअर देखता था, तो मैं एक बात मैं उनकी आपको जो तारीफ करना चाहूँगा बिल्कुल। वो उनकी फेवर में जाती है। हमारे यहाँ कहा जाता है हिपोक्रेट, मुनाफिक। वो मुनाफिक नहीं है। वो, बिल्कुल। देखिए जहाँ पे दुश्मनी की बात आती है वो दुश्मनी की बात करता है, खुल के बात करता है। ठीक है कि अगर आप दुश्मनी करेंगे तो हम दुश्मनी करेंगे, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हम आपकी फॉल्ट लाइन्स की भी बात करते हैं कि वो फॉल्ट लाइन की बात करता है। किसी दुश्मन को दुश्मन के बारे में अग्रेसिव ही होना पड़ेगा, वो कुछ हम्म, सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं रखेगा ना अगर आप दुश्मनी की बिल्कुल। बात कर रहे होंगे। जब उनसे इंटरेक्शन डिफरेंट लेवल पे हो, दोस्ती वाली बात हो, तो वो दोस्ती के ऊपर बात करते हैं। तो हम्म, कोई भी नेशनलिस्ट या कोई भी जो अपने मुल्क के लिए लड़ता है, और ख़ास तौर पे एक फौजी, ख़ास तौर पे जो जिसका ताल्लुक फौज से रहा हो, चाहे वो हमारी साइड का फौजी हो, वो बड़े जज्बाती होते हैं क्योंकि वो बॉर्डर हम्म, पे टाइम गुजारा है, उन्होंने अपने आप को सर्व किया, वो पता नहीं कितनी बार तो वो एक माइंड सेट होता है उसका कि नहीं, हम्म, वो उसके ज़हन में एक ही चीज़ होती है, वो ब्लैक एंड वाइट में देखता है। वो या आपसे दोस्ती करेगा या आपसे दुश्मनी करेगा, वो ग्रे में नहीं रहता। वो कहता है कि ठीक है जी, इसको ख़त्म करो, इसको जो सोल्यूशन, जब आप बिल्कुल। ये हम डिप्लोमेसी की बात कर रहे होते हैं, हम हम्म, ये पीस की और जो बातें कर रहे होते हैं, अगर आप ये फौज को दे दें, वो अगर नहीं, वो मस्कुलर अपनी पावर, वो होता है ना प्रेस्टीज, वो मस्कुलर पावर बिल्कुल शो सर। करेगा कि नहीं बस ठीक है जी, मैदान में बताएं, मैदान में कि कौन कितना पावरफुल है। तो हम्म, वो जो उनका एक है कि वो जो बात करते हैं कि अच्छा, दूसरी बात, वो जो उनके ऊपर एलिगेशंस, हमारे यहाँ एक स्टोरी चली कि स्टोरी क्या है, कामरान खान एक रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, क्रेडिबल, क्रेडिबल तो खैर मैं अब नहीं कहूँगा, मगर वो ये कि उन्होंने कहा जी वो मेजर गौरव आर्या एक रॉ के अंडर कवर्ड एजेंट है। तो हम्म, भाई आप वो रॉ के अंडर कवर्ड, एक बंदा ओपनली आपको आके टीवी का एक एंकर है, ही एन एंकर ना हो, वो बिल्कुल। टीवी के ऊपर बैठ के पाकिस्तान को ओपनली थ्रेट करता है। अगर उसने कुछ करना होता वो खुद आके कर लेता है यहाँ पे। हम्म, ठीक है, या उसने कह दिया, वो टीवी की रेटिंग्स और होती हैं, आप टीवी पे बैठे हैं, आपने कहा कि ठीक है मैंने अगर कोई सख्त बात कर दी है या मैंने कह दिया बलोचिस्तान के, हम कर रहे हैं जी बलोचिस्तान का, जिस तरह मुशर्रफ, अच्छा मुशर्रफ साहब वॉज द मोस्ट वेलकमिंग गेस्ट इन इंडिया, उनको हम्म, बुलाया जाता था और वो ओपनली वो बात करते थे। अब मुशर्रफ में भी ये क्वालिटी थी कि वो बिल्कुल ओपन था, वो ब्लंट था, बिल्कुल ब्लंट। वो कहता था कि जी हाँ मैंने किया कारगिल, हमने गर्दन से पकड़ लिया इंडिया को। बट उसको इंडियन बुरा नहीं समझते थे, वो ये कहते थे कि यार ये अपने मुल्क के लिए कर रहा है, समझे, बिल्कुल। ये अपने मुल्क के लिए कर रहा है, जो भी उसने किया था, प्रोफेशनल सोल्जर है, प्रोफेशनल, चाहे वो हम्म, कारगिल हो या चाहे कुछ भी हो। हम ये तो कह सकते हैं कि जैसे हम पॉलिटिशियंस लोग हैं, हम कहते हैं कि पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढे उसके, कोई और बिल्कुल। सोल्यूशन ढूंढे। ठीक है, लेकिन वो तो एक फौजी बंदा है, वो मेजर भी फौजी है। और बाय द वे मेजर जो आपका है वो अब जनरल्स पे भी भारी है इंडिया के, उतने बिल्कुल। तो लेफ्टिनेंट जनरल को वो नहीं मिली। तो जो हम जिस माइंडसेट के लोग हैं या आप जिस माइंडसेट के लोग हैं, हम चाहेंगे कि नहीं बात हो, इसको टेबल के ऊपर सॉल्व किया जाए। और हम्म, अगर मेरी जगह रिटायर्ड बैठा होता तो वो कहता कि नहीं आए, आप आ जाएं, मैं भी आपको देख लूंगा, आप भी मुझे देख लीजिएगा। तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। वो मेजर साहब ठीक हैं, मत सही है। बिल्कुल।
तो सर मेजर साहब के बारे में सर ये एक काफी कहा जाता है कि मेजर गौरव आर्या जब भी कोई एक अपना डिबेट शो प्रेजेंट करते हैं या ऐसा कुछ एक नैरेटिव मौजूद कर देते हैं जिससे पाकिस्तान में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है, उनके पुतले फूंके जाने शुरू हो जाते हैं, उनके खिलाफ वहाँ के रिटायर्ड जनरल्स जो हैं एज अ प्रूफ पेश करते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ये मेजर गौरव आर्या रॉ पे एजेंट होके पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है, पाकिस्तान में जो टेररिज्म चल रहा है उसको सपोर्ट करता है ऑनलाइन बैठ के। तो सर इस पे आपका नजरिया क्या कहना है कि ये एक हास्यास्पद चीज है या फिर कुछ अलग नैरेटिव है ये? देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि अगर मैं पाकिस्तान में बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर जब इंडिया को थ्रेट करूँगा, तो हम्म। मेरे साथ जो जो आपके जो आईटी सेक्टर के या जो इस बिजनेस के लोग हैं, चाहे वो ट्विटर हैंडल हो गए या फेसबुक हो गए, हम्म। वो मुझे डिस्क्रिमिनेटली मुझे ट्रीट करेंगे, मेरे अकाउंट सस्पेंड कर देंगे, मुझे वो कर देंगे। अब जिन पॉइंट्स की या जिन फॉल्ट लाइंस की बात की और फिर मजहबी उसमें कि इनको ये खुद गर्दनें काटेंगे और इस तरह के वर्ड्स यूज किए कि जब आप हम्म। दूसरे मुल्क के बारे में एक मजहबी नफरत फैला रहे हैं कि शिया सुन्नी को मारेगा, सुन्नी शिया को मारेगा, तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप यूट्यूब चैनल से जब इस तरह की कोई बात करते हैं, तो आपके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, मतलब आपका चैनल भी चल रहा है, आप टीवी पे भी आ रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। और ये बात मैंने अपने नेशनल मीडिया पे भी कही, मेरे पास ये सवाल मुझे उन्होंने किया, तो मैंने कहा कि जब मैं इसको करूंगा तो मुझे तो जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, जो मैं तो टेररिस्ट डिक्लेयर हो जाऊंगा कि भाई हम्म। मैं इंडिया की सिख के बारे में कह रहा हूँ कि ठीक है जी, हमने ये अटैक किए, हमने फलां किया, या मैं ये कहूँ कि हमने मुंबई अटैक किया और हमने ठीक किया, फॉर एग्जाम्पल। हम्म। सेम जैसे फवाद चौधरी ने अब मेरी फवाद चौधरी से बात हुई उस मामले में, वो हम्म। पुलवामा को एक कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा था कि भाई बिल्कुल। उसके बाद जो अनफोल्ड हुए, बट वो क्या गया कि पुलवामा हमने किया। अब अगर पुलवामा हमने किया तो पूरा इंडियन मीडिया से वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उन्होंने तो उसको कहा कि देखें जी, पुलवामा इन्होंने किया, पुलवामा इन्होंने किया। तो अगर वहां पे एक फेडरल मिनिस्टर जब कह रहा है, तो जब अगर मेजर कह दे कि मैंने ये किया या मैं ये करूंगा, तो हम्म। वो बात। और हमारे मेजर साहब को यहाँ पे ज्यादा देखा जाता है, आरजू काजमी को इंडिया में ज्यादा व्यूअर उसका देखा बिल्कुल जाता है, सर। तो इससे ये बात एक जाहिर होती है कि दोनों की जो व्यूअर्स हैं वो इंटरेस्टेड है एक दूसरे को के गेस्ट को जानने के लिए, कि हम्म। यहाँ का जो यूट्यूबर है उसका सबसे ज्यादा जो सब्सक्राइबर है वो इंडिया से आया हुआ है, और जो मेजर का साहब का सब्सक्राइबर है वो पाकिस्तान का है। इट मीन्स कि वो सुनना चाहते हैं कि भाई वो क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये चलता रहेगा इसी तरीके से। जी तो सर इसमें जब एक आपने नैरेटिव पेश किया कि फवाद चौधरी साहब का और मेजर साहब का, तो सर फवाद चौधरी तो एक गवर्नमेंट को एक अपना रिप्रेजेंट करते हुए एक पार्लियामेंट में बयान देते हैं और मेजर साहब जो है एक अलहदा चीज होके अलहदा होके वो तो अपने एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में एक बयान देते हैं। तो सर ये चीज तो मानी जाएगी ना कि भाई अगर फवाद चौधरी अगर वो दे भी रहे हैं और आपके वर्जन के हिसाब से उनका अगर देखा जाए तो स्लिप ऑफ टंग हो गया, स्लिप ऑफ टंग के हिसाब से उन्होंने बोल भी दिया कि हाँ भाई पुलवामा हमने किया है, तो सर ये तो चीज़ एक गवर्नमेंट की तरफ से एक गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बोलता है वो पाया जाएगा ना सर? अच्छा, इसमें ना एक टेक्निकल पॉइंट है। बिल्कुल। जो फ्लोर ऑफ द हाउस आप बात करते हैं ना, हम्म। पार्लियामेंट के अंदर, एक तो बिल्कुल। आप को जुडिशरी भी उसमें कुछ नहीं कह सकती, कोई जुडिशियल एक्शन भी नहीं हो सकता। फ्लोर ऑफ द हाउस जो भी बात होगी उस पे पाकिस्तान का क्या, इंटरनेशनल भी कोई इंस्टीट्यूट कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। वो हम्म। उसको कह सकता है कि, यानी कि ये मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड बता रहा हूँ, इवन हम्म। वो कुछ भी कह दे, ठीक है, और उसको एविडेंस के तौर पे भी नहीं लिया जा सकता। वो एक पॉइंट स्कोरिंग। अच्छा, मैं फवाद चौधरी साहब को जानता हूँ। फवाद चौधरी साहब को ना इंडिया ने गलत परसीव किया। पाकिस्तान में मुल्लाइज्म आपको पता है, बिल्कुल वो सर। वो जितने भी मौलवी हैं उनके साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। वो हम्म। बड़ा ओपनली एक लिबरल टाइप ऑफ वो बंदा है और बड़ा ब्लंट है वो, ठीक है। अब वो उसके यहाँ भी दुश्मन है, यहाँ पे जितने भी मौलवी हैं, वो इवन वो मौलवी जो आपका चांद डिक्लेयर करता है, यानी कि वो भी गवर्नमेंट का एक पार्ट है, उसके साथ भी उसका कन्फ्लिक्ट है। उसका अपने सीएम के साथ भी नहीं बनती। वो एक इस माइंडसेट का बंदा है कि जो बड़ा खुला डुला है। लेकिन हम्म। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, यानी कि मेरी भी इसके अलावा भी
हाँ, वो फवाद चौधरी कभी भी इस तरह के एक्ट्स की हिमायत नहीं करता। मैं दिल से आपको कह रहा हूँ कि वो हम्म, ये कहे कि नहीं मुंबई अटैक्स ठीक हुए थे या फलां ठीक हुआ था या पुलवामा ठीक हुआ था। बेसिकली कहने का मकसद ये था कि पुलवामा के बाद, क्योंकि पुलवामा के फौरन बाद हो गया था ये सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद अभिनंदन का वो हो गया। तो एक बंदे के कहने का मकसद ये है कि वो जो पुलवामा के बाद हुआ, बट वो उसने गलती से कह दिया कि जी पुलवामा वो हमने किया था। नहीं, वो कोई भी इस तरह का रिस्पॉन्सिबल बंदा जो होता है ना, अच्छा वो अब आपके यहाँ भी बुरा हो गया, यहाँ भी बुरा हो गया, बट ये कि उसको एक हाइप उसको मिल गई, मीडिया हाइप वहां पे मिल गई, जो कि जी मेजर सर। साहब को मिल जाती है। तो सर मेरा आपसे सर इसी एक संदर्भ में जो पाकिस्तान के आपने मुलाओं की बात करी, तो सर उसमें एक मेरा आपसे सर एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में जो सर फतवा इशू होता है, पाकिस्तान में जबकि हम्म। देखो हर एक चीज के लिए फतवा इशू होता है, चलो विश्व में कुछ भी हो, विश्व बिरादरी के अंदर, चलो वो फ्रांस हो, यूएस हो, ब्रिटेन हो, यूरोप की कोई सी भी कंट्री हो, उसमें कुछ भी होता है तो सर पाकिस्तान से हमेशा एक फतवा इशू हो जाता है मौलवियों द्वारा या वहाँ पे मुल्लाओं द्वारा। तो सर ऐसा क्या मानना है कि सर क्या फतवाओं का जो केंद्र है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इन सब मुल्लाओं पे, मौलवियों पे सर कैसे काबू में उनको रखते हैं? फतवे की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई उसकी आप ये कहेंगे फतवा इशू हो गया, फतवा तो वो एक फैक्ट्री है पूरी। वो हम्म, आप डेली 10 फतवे ले लें, वो 500 रुपये दे के फतवा ले लें, हम्म, ज़्यादा बड़ा चाहिए 5,000 लेके दे दें हम्म, फतवा। फतवा इज बेसिकली जो मुफ्ती होता है, जो कोर्स है मुफ्ती का, ठीक है, हम्म, वो एक अपनी अंडरस्टैंडिंग दे देता है कि उसके ऊपर फतवा लगा दिया। फतवा की कोई हैसियत नहीं है, यानी कि ये ऐसे ही आप कह लें कि भाई मजहबी तौर पर उसने ये मतलब मैं तो उसको बिल्कुल देखें, कुछ क्रेडिबल फतवे होते हैं, क्रेडिबल हम्म, फतवे। एक एक जैसे आप यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर है, कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का कोई कैम्ब्रिज हो, कोई हार्वर्ड हो, अब आपने उसे एक क्वेश्चन पूछना है, आपने कहना कि जी साइंस के हवाले से या किसी भी रॉकेट कोई स्पेस के हवाले से आप उसे पूछेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग, दैट इज अंडरस्टैंडिंग, वो अपना व्यू देगा उसके ऊपर। अच्छा, अब बिल्कुल। आप कहेंगे कि ये एक रिनाउंड प्रोफेसर है, ठीक है, उसने अपना इसके बारे में ये रिव्यू दिया फॉर एग्जाम्पल, एंड दैट इज कॉल्ड फतवा। ठीक है, कि वो एक अथॉरिटी से कह रहा है कि भाई मैं जो ये बात कर रहा हूँ, मैं ये बात इस दलील के साथ कर रहा हूँ। अब हमारे यहाँ जो मस्जिद का मौलवी है, जिसको खुद को कुछ नहीं पता, जिसने कुछ भी नहीं हम्म, पता, ये मजहबी मामलात में उनको कुछ नहीं पता होता, वो आप उसे जाके जो कुछ कहेंगे वो कहेगा कि जी मैं फतवा जारी कर देता हूँ। और ये फतवे ऐसे ही आते हैं, ये इसी तरह से आते रहते हैं, जिनको कोई जिसकी हैसियत नहीं होती, ये सर कोई हैसियत। हैसियत के हिसाब से तो सर ये देखा जाए कि जब भी पाकिस्तान में कुछ एक नैरेटिव बनता है, जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान में शरिया कानून लागू है या लागू हो सकता है, उसके अलावा जब एक आसिया बीबी जो एक क्रिश्चियन थी, उनका एक मुद्दा काफी छाया रहा, और पाकिस्तान के जो कट्टर उलेमा हैं या कट्टर मौलवी हैं उन्होंने एक फतवा इशू कर दिया कि आसिया बीबी की जान लेनी है, और उसके बाद पाकिस्तान की जो पुलिस ने उनको बचाने के लिए काफी हद तक कोशिश भी करी, और पाकिस्तान की फिर हर एक शहर में, चाहे वो मुल्तान हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, जगह जगह अलग अलग विरोध विरोध प्रदर्शन हुए, हिंसक प्रदर्शन हुए उन उलेमाओं के आह्वान के ऊपर या फरमान पर। तो सर आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि एक फतवा इशू होती है, अब जैसे खादिम अली रिजवी थे, जो कि अभी जिनका भी रिसेंट में इंतकाल हुआ था, वो भी एक फतवा इशू करते थे, तो पूरे पूरे लोग जो है पूरे इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ दौड़े, वहाँ पे जाके हिंसा मचाई। तो सर आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि क्या ये पाकिस्तान का एक नैरेटिव बना हुआ है लोगों का वहाँ पे, ये कोई भी फतवा इशू कर दे और जाके चढ़ दौड़ो बस केवल? देखिए, मैं जो जो मजहबी ये लीडर्स हैं, सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल तो इनको कहूँगा। हम्म, अगर आप एक बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम एज्यूम कर लेते हैं कि रेपिस्ट की क्या सज़ा होनी चाहिए। बिल्कुल। अब अगर हम ये कहते हैं कि हमारे लॉ में रेपिस्ट की सज़ा कैपिटल पनिशमेंट है या उसको हम्म, हैंग कर देना चाहिए, मतलब आप एक वकील से पूछते हैं, लॉयर से, कि यार ये कोई रेप करेगा तो उसको क्या सज़ा होगी, तो वो कहेगा कि उसको होगा, या किसी ने मर्डर किया तो उसका मर्डर, उसको हैंग किया जाएगा। तो हम्म, जब आप मुफ्ती से जाके पूछेंगे कि यार अगर किसी ने ये जुर्म किया तो उसकी क्या सजा है, तो वो कहेगा कि इसका, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया मैंने उसका जवाब दे दिया। हम्म, अब जब आप ये कहेंगे कि आसिया ने फलां जुर्म किया या फलां ने फलां रेप किया, तो हम्म, ये काम उस मुफ्ती का तो नहीं है कि वो उसका ट्रायल करे, ट्रायल तो बिल्कुल। उसका काम नहीं है।
अब ट्रायल के लिए एविडेंस चाहिए, ट्रायल के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जुडिशरी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो जाएगी। अब उसका जो आसिया बीबी थी, बेसिकली तो किसी एतबार से, जितना मैंने उसको स्टडी किया, वो किसी एतबार से गिल्टी नहीं थी मेरे नज़दीक। फिर वही हुआ जो आपको पता है कि मजहबी जब माशरे में जुनूनियत आ जाए, और जब ये ज़ा के बाद इस्लामाइजेशन और इस तरह का, वो उन्होंने, वो एक मस्जिद का मौलवी था जिसने हफ्ते बाद जाके कहा कि मेरे पास दो गवाह विटनेस हैं, तो इसने उसके सामने वो किया। फिर आपको पता है कि जो छोटी लोअर जुडिशरी होती है ना, वो इतने जो सेंसिटिव केस होते हैं वो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता उसको। तो उन्होंने जैसे ही कहा कि विटनेस ये कह रहे हैं तो इट मीन्स विटनेस, अब वो विटनेस की क्या क्रेडिबिलिटी है उसको उन्होंने जज नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, इसको आगे भेज दें, वो कि भाई इसको कैपिटल पनिशमेंट दे दें। तो ये बात पहुंचते पहुंचते जब हमारी हायर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो क्वेश्चंस रेज किए विटनेस की क्रेडिबिलिटी। फिर उसकी जो आपने, जैसे कि अगर आपने कन्विक्ट भी कर लिया है, तो आपने किसी को कन्विक्शन कन्फेशन स्टेटमेंट वो प्रेशर में ली गई है, या वो तो मेरिट्स ऑफ द केस देखते हैं उसके बाद। लेकिन जब आप पोलराइजेशन इतनी बढ़ जाती है कि आसिया तो बच गई, लेकिन सलमान तासीर जो गवर्नर था उसको तो कत्ल कर दिया गया। उसको किसने फतवा, जब मजहबी, अभी एक बैंक का मैनेजर अभी रिसेंटली 1 महीने पहले उसको उसके गार्ड ने कत्ल कर दिया। ठीक है, गार्ड, मतलब क्या जी, इसने तौहीन की। ये जो जाहिलियत है, ये खादिम रिजवी जैसे लोगों ने फैलाई, कि खादिम रिजवी उठ के वो अगर पहुंच जाए कि जी फ्रांस की एम्बेसी के ऊपर अटैक करना है या फलां करना है, ये मजहबी जुनूनियत, मैंने आपसे कहा, वो लोग इससे फायदा, वो लोग चाहते हैं जिनको कोई पूछता नहीं है। तो वो मजहबी पेशवा बन गया। वो खादिम रिजवी भी एक मस्जिद का छोटा सा एक इमाम था, मौलवी था। वो सलमान तासीर की सॉलिडारिटी में कुछ लोग कैंडल लाइट जला रहे थे, इसने उन पर अटैक कर दिया। वो यहाँ पे तो कोई भी वो उठा दे। और अगर हिंदू एक्सट्रीमिज्म भी हो कहीं पे, या कोई एक्सट्रीमिस्ट हो, तो वो भी अपने जो उसका कोई स्वामी होगा उसको रिलीजियसली फॉलो करता होगा, और उसके कहने पे कुछ भी कर सकता होगा। हमें जो ये फिर एजुकेशन, कि एजुकेट करें लोगों को बताएं कि भाई ये दीन नहीं है, या ये इस तरीके से आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते, आप फतवा जारी नहीं। इस पे, अच्छा, जिसने फतवा जारी किया, कोई भी अगर फतवा जारी करता है, आपने उसको ट्रायल नहीं किया, आप उसको झूठा फतवा होने पे आप उसको सजा दें, ठीक है। और दूसरी बात जो आप पूछे थे कि नहीं शरीयत लागू नहीं है यहाँ पे, और मैं तो ये भी कहूँगा कि इस्लाम भी लागू नहीं है। ये जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 है, इसके बाद जो मज़हब थे, वो ये नहीं था कि आप किस तरह इबादत करते हैं या मैं किस तरह इबादत करता हूँ। वो सिस्टम एक, जो हम ये मानते हैं, मैं ये मानता हूँ कि मज़हब जो होता है वो एक निज़ाम होता है। ये तो हर मज़हब में बताया गया कि किसने कैसे इबादत करनी है, मगर जो निज़ाम होता है, अमेरिका कैपिटलिज्म लाना चाहता था। आपकी पूरी लाइफ इस वक्त कैपिटलिज्म के अंदर घूम रही है, कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं, आप उनको सर्व करते हैं, आप बैंक से लोनिंग लेते हैं, मॉर्टगेज करते हैं। दिस इज अ मजहब, ये है मजहब, कि एक कैपिटलिज्म का, एक कम्युनिज्म था, एक सोशलिज्म था, जो आपकी लाइफ के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। जबकि आपका मजहब आपकी इबादत के ऊपर तो अफेक्ट कर सकता है, लेकिन आपको वो सिस्टम नहीं दे रहा, आप उस सिस्टम के अंडर नहीं चल रहे। तो जो हम ये बात करते हैं, नहीं सऊदीया में भी लागू नहीं है शरीयत, कहीं भी लागू नहीं है शरीयत, ईरान में भी लागू नहीं है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है इस्लामिक जहाँ पे शरीयत लागू हो, क्योंकि शरीयत का मतलब ये था कि वो कानून उन्होंने आपको इकोनॉमिकल सिस्टम दिया, फैमिली, जो आप ये हमारे यहाँ भी और आपके यहाँ भी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, या एक बाप की रिस्पेक्ट करना है, या ये उसके जो हकूक है, ये बेसिकली मजहब का काम है। बैलेंस करना, रिलेशन पे बैलेंस करना, ट्रेड बैलेंस क्रिएट करना, इन सबको, वॉर के रूल्स, जानवरों के हकूक, ये मजहब आपको एक निज़ाम देता है। अब हम मानने को, मैं मुसलमान हूं, आप हिंदू होंगे, कोई क्रिश्चियन होगा, बट हम तीनों किसको फॉलो कर रहे हैं, किसके अम्ब्रेला में, कैपिटलिज्म के अम्ब्रेला में। तो हमारा मजहब वो कैपिटलिज्म है। एक लिहाज से तो वही हुआ कि जो इकोनॉमिकल सिस्टम चल रहा है आपकी लाइफ में, सबसे ज्यादा जो चीज अफेक्ट कर रही है वो आपकी इकोनॉमिकल वो सिस्टम अफेक्ट कर रहा है। तो बस बिल्कुल। यही कुछ कहना चाहूंगा मैं। जी सर, मेरा आपसे अंतिम प्रश्न सर ये है कि हाल के दिनों में सर पाकिस्तान के अंदर एक मूवमेंट चलता रहता है जिसमें जब भी कुछ इशू होता है
तो जैसे कराची की सड़कों पे या लाहौर की सड़कों पे एक पूरा बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, और जुलूस में ये नारा लगाया जाता है, काफिर काफिर शिया काफिर, हम्म। काफिर काफिर शिया काफिर। तो सर ये शिया और सुन्नी का जो एक झगड़ा है, तो सर ये पाकिस्तान के अंदर दिनों दिन बढ़ता क्यों जा रहा है सर? इसका मुख्य कारण क्या है कि जब भी आप कोई एक कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट देखें, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स कमीशन की सर एक रिपोर्ट है कि जितनी लड़ाइयाँ आपस में मुस्लिम्स में के दरमियान शिया और सुन्नी के बेस पे हुई हैं, उतनी शायद ही किसी और मजहब के बेस पे हुई हो। तो सर इसका मुख्य कारण पाकिस्तान में, या आप क्या देखते हैं कि सीरिया है, इराक है, और सऊदी अरेबिया है, या जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, वहाँ पे हमेशा शिया और सुन्नियों के बीच में हमेशा टकराव की स्थिति बनी रहती है। कि अगर आप सीरिया का हम एक एग्जांपल लेते हैं तो कि वहाँ पे बशर अल असद जो है वो शिया हैं, उनके अंडर की पॉपुलेशन सारी सुन्नी है, तो वो आपस में उनको मानने से इनकार करती है। ईरान है, उसका टकराव चलता रहता है हमेशा सऊदी अरेबिया के साथ में, क्योंकि ईरान है शिया बहुल देश, और सऊदी अरब है सुन्नी बहुल देश। तो सर इसका मुख्य रीजन सर क्या माना जाता है? देखिए, ये तो एक ऐसा सवाल है कि जिस पे फिर कई घंटों के भी प्रोग्राम हो सकते हैं, लेकिन मैं मुख्तसर आपको एक नटशेल में ये बताऊंगा। शिया सुन्नी लड़ाई नहीं है, हम्म। शिया सुन्नी लड़ाई, लेकिन इसका कारण या इसका जो रीजन है वो क्या है। देखें, आपको समझ इस तरह से आएगी। हम्म। सऊदी अरेबिया, जब ये किंग अब्दुल अजीज ने कंकर किया और जब ये इसको, इस अरब पेनिनसुला को जब उसने फतह कर लिया सब कुछ, हम्म। तो उस वक्त उसको ये नहीं पता था कि कहीं से ऑयल भी निकलेगा। बिल्कुल। उससे पहले शिया सुन्नी फसाद भी नहीं था, क्योंकि छोटे लेवल के ऊपर आपका मेरा स्कॉलरली एक इख्तलाफ हो, एक और चीज़ है। कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था, कोई ब्लड शेडिंग नहीं थी। तो हम्म। हुआ ये कि सऊदीया में जो जहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट हुआ या जहाँ से ऑयल वेल्स हुए, हम्म। वो 90% जो ऑयल वहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रहा था वो एरिया उनका था जहाँ की लोकल पॉपुलेशन शिया थी, हम्म। सऊदी सऊदी पॉपुलेशन। बिल्कुल। अब जहाँ की 95% पॉपुलेशन शिया हो और 90% ऑयल सऊदीया का वहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रहा हो, हम्म। और बाकी रूलर जो हो वो सुन्नी हो और वहाबी हो, ठीक हम्म। हो गया। अब ईरान जो था वो उसको उस टेरिटरी में कभी इंटरेस्ट ही नहीं हुआ। वो जो लोग थे शिया थे, उसको कभी इंटरेस्ट नहीं हुआ कि यहाँ पे कभी ऑयल निकलता, तो शायद उनको ख्याल आता, वरना तो वो डेजर्ट में पड़े हुए थे। या वो हम्म। जो शिया जो इलाके थे, क्योंकि मैंने सारा विजिट किया, वो बिल्कुल। उनकी ये खजूरों वगैरह की ये फार्मिंग वगैरह, दरख्त वगैरह उनके। हम्म। तो उसके बाद जब 1979 के बाद 1979 के बाद जब मैंने आपको बताया कि इधर खुमैनी आया, उधर बिल्कुल। सद्दाम हुसैन आ गया हम्म। 1979 में, इधर जो इंसिडेंट्स हो रहे थे, तो उसमें मजहब एक ऐसा फैक्टर बन के सामने आया कि मैं आपको एक्सप्लॉइट करूं कि अब मुझे, अगर वो एरिया टेरिटरी मिल जाती है, कि अगर ये कतर वाली साइड, ये साइड अगर मिल जाती है और बहरीन मिल जाता है, तो वर्ल्ड ऑयल के जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि हम्म। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर सऊदी अरेबिया है। तो वो हम्म। अब शियाइज्म की बुनियाद के ऊपर वो सिंपथी गेन करके अगर वो उस टेरिटरी को रिट्रीव कर लेते, उसको वापस ले लेते, तो रिसोर्सेज जो थे वो किन कंट्रीज के उसमें आते, वो ईरान, फिर दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट जो गैस रिजर्व हैं वो कतर। बिल्कुल। तो ये बेसिकली रिसोर्सेज की जंग होती है। और कहाँ पे कोई कॉमनैलिटी जब यहाँ पे आ जाती है कि भाई हम्म। अच्छा ठीक है, यहाँ से अगर ऑयल नहीं निकला था तो ईरान पहले चला जाता वहाँ पे। और ईरान में भी आपको पता है ऑयल और गैस के हवाले से। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं, ये बेसिकली इकोनॉमिकल रीजंस होती हैं इनकी, जिसको लेकिन फिर सर एक्सप्लॉइट किया पाकिस्तान में जाता तो सर इकोनॉमिकल रीजंस के बेस पे ये मारकाट नहीं मचनी चाहिए ना सर? पाकिस्तान में तो इकोनॉमिकल तो लड़ाई है नहीं, क्योंकि कराची की सड़कों में जो उलेमा एक है। पूरे नहीं नहीं खुतबा नहीं, करते रहे। अच्छा, वो मैं आपको वही बता रहा हूँ। अब ईरान की 1979 के बाद या अर्ली 80s में इराक से वॉर्स हुई। पूरा बिल्कुल। इराक जो था बैक्ड बाय पूरा गल्फ था, गल्फ हम्म। कंट्रीज का था। बिल्कुल। ईरान ने ये रियलाइज किया कि अगर उसको पाकिस्तान में जो शिया कम्युनिटी है, अगर हम्म। उसको यहाँ से सपोर्ट मिल जाए, तो हम्म। वो यहाँ से अगर पाकिस्तान की सपोर्ट होती तो वो कभी भी इराक से मार ना खाता। तो बिल्कुल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे पैसा फेंकना शुरू किया। उन्होंने अपने लोगों को ऊपर लाने की, अपनी कम्युनिटी को ऊपर लाने की कोशिश की। हम्म। जब वो अपनी यहाँ पे कम्युनिटी को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने ये देखा कि आपकी, अच्छा, ये जो आपने शिया सुन्नी की बात की है ना, ये पाकिस्तान की जब पाकिस्तान बना था,
तो उसमें भी जो इवन फौज भी जो थी ना, उसमें भी जो शिया एलिमेंट्स है, जो शिया हायरार्की जो ऊपर टॉप एक्लन्स थे, वो ये चाहते थे कि नीचे से शिया ही ऊपर है। ये कम्युनिटी का एक आपस में वो होता है, सिंपथी होती है। तो हम्म। पाकिस्तान ने इस चीज़ को रियलाइज किया था, बाद में ये चीज़ बंद की कि ये आर्मी में कभी ये चीज़ नहीं होने देंगे कि कोई शिया सुन्नी की बुनियाद के ऊपर ऊपर आए। तो फिर ये हुआ कि उसके बाद जब हमने देखा कि सिविल ब्यूरोक्रेसी में, बैंकिंग सेक्टर्स में शिया जो हैं वो बहुत ऊपर आ रहे हैं, और हम्म। उस चीज़ को रियलाइज किया सऊदी अरेबिया ने। सऊदिया ने यहाँ पे फंडिंग की, यहाँ पे मदरसे बनाए। यहाँ पे मदरसे बनाने के बाद वो पोलराइजेशन, वो जो शिया सुन्नी का जो फसाद था ना, जब बाहर की वो जो कोल्ड वॉर थी वो उन्होंने यहाँ पे आके लड़ी। आखिरी बात आपको करूंगा, जब शिया सुन्नी को उन्होंने यहाँ पे लड़ा दिया, हम अपनी जान तो लड़ नहीं रहे थे। 1987 में एक अहले हदीस स्कॉलर था, जिसको वाबी स्कॉलर कहते हैं, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, जो बॉम्ब ब्लास्ट में जिसकी डेथ हुई। अब ये पहला शिया सुन्नी मेजर इंसिडेंट था कि जिसमें एक स्टेज के ऊपर एक बहुत बड़ा रिनाउंड, जो कि ज़ियाउल्लाह का मिलिट्री डिक्टेटर का बहुत बड़ा मुखालिफ था, हम्म। वो जब उसकी डेथ हुई थी, ये फर्स्ट इंसिडेंट था। फिर दूसरा था एक देवबंदी सेक्टर का, विच वाज हक नवाज जंगवी। जब उसकी डेथ हुई तो वहां से उन्होंने रिटेलिएट किया, और ये मैसिव ब्लड शेड की तरफ गए। और उन्होंने जब रिटेलिएट किया तो वो फिर लश्कर तैयबा बनी। अब क्योंकि अफगानिस्तान में फिर पैरेलल देखें, अफगानिस्तान में वो सोवियत लड़ रहे थे, ये हम्म। अफगानिस्तान से ट्रेंड होके आते थे। जो देवबंदी, उधर भी देवबंदी सेक्टर्स थे, ये भी देवबंदी थे जो वो कर रहे थे। कुछ वहाबी और अलकायदा वाले भी वहाबी थे। तो हम्म। ये और बाय द वे हाफिज सईद जो था, ये भी उसी उसमें जो ये अहले हदीस और वहाबी हैं, ये हम्म। भी वहाबी सेक्ट से हैं, ये हाफिज सईद। तो बिल्कुल। इसने एक और मिलिटेंट विंग बना ली, जिसने कश्मीर में ऑपरेट किया। तो करते कराते वो जब आप अ, उधर, मैंने कहा यहाँ पे लोकल ज़िया इस्लामाइजेशन कर रहा था, ये ज़िया के दौर में हुआ कि वो एक फेक किस्म की इस्लामाइजेशन। उधर वो मिलिटेंसी आ गई अफगानिस्तान में, वहां हम्म। से वो लोग आते थे, फिर यहाँ पे ये वहां जाते थे, ट्रेंड होते थे, फिर वो लड़ाई एक लंबी लड़ाई के तौर पे फिर वो जो बाकी आपने देखा है, वो नफरत फिर उसमें आग और तेल डालते जाए और आग वो फैलती जाती है। अब आपको आपको मोहम्मद बिन सलमान की वो स्टेटमेंट याद है कि उसने कहा कि हमने एक दौर में वेस्ट के कहने पे कि वहाबाइजेशन की है, बिल्कुल। बिल्कुल। हमने पैसा, बिल्कुल। हमने मस्जिदें बनाई, क्योंकि हम्म। वेस्ट चाहता था कि भाई हम वहाबी। तो देखें वो अगेन मैंने कहा ना कि इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बाहर का जरूर होता है, हम्म। कि वो लोग उस वक्त क्योंकि सोवियत के खिलाफ लड़ने में उनका इंटरेस्ट था, तो वहाबियत को वो कर रहे थे। तो बिल्कुल। ये इसी तरह से चलता है। बिल्कुल, आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे को समय देने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि सर आगे भी ये समय चलता रहेगा, और सर वापस आपको ज्वाइन थैंक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक सर। थैंक